अरे मुंह क्यों छुपा रहे हो, मुंह तो दिखा दो अपना, खाले मुंह। चिश्ती पिश्ती दिश्ती, आ हा। कौन है भाई? अरे वाह वाह, इतने बुड्ढे बुड्ढे भी। हाँ, माले गनीमत, सेक्स करेंगे, सेक्स बच्चियों के साथ। है। साहब इनमें से कई जो हैं वो अजमेर की दरगाह से संबंधित लोग हैं। विशेष न्यायालय अजमेर पॉक्सो एक्ट प्रकरण। अब इस बारे में आपको बताएं तो पहले, उससे पहले कहानी सुन लीजिए। कहानी कुछ इस प्रकार से है कि अजमेर में 32 साल पुरानी, 32 साल पीछे जाना पड़ेगा आपको, है ना। अजमेर में एक लड़का था, उसकी एक गर्लफ्रेंड थी। दो तरह से कहानियाँ, एक वो जो अखबारों में छपी है, एक वो जो मैं अजमेर जब गया था, जब मैंने लोगों से पूछा और जो मुझे बताई गई। मैं वो कहानी बताऊंगा जो मुझे बताई गई, मुझे अखबारों में छपे से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आप लोग तैयार हैं इसके लिए? मोदी को नोबेल प्राइज़ के चक्कर में हिंदू गायब हो जाएंगे जाने। हिंदुओं की स्थिति बहुत ख़राब है, हिंदुओं को खुद लड़ना पड़ेगा, किसी के भरोसे नहीं बैठेंगे। 32 साल पहले की कहानी है। फारूक चिश्ती यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट, नफीस चिश्ती वाइस प्रेसिडेंट कांग्रेस के अजमेर के, और अनवर चिश्ती जॉइंट सेक्रेटरी कांग्रेस के। सब कांग्रेस से हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि एक लड़के की गर्लफ्रेंड होती है, उसे प्रलोभन दिया जाता है, बोले तुम अपनी गर्लफ्रेंड को बुला लो और ऐसे ऐसे करके जो है, जो तुम्हें करना हो कर लेना, फार्म हाउस है उधर ले आना। उधर वो ले आता है। जब लाता है तो उसने जो करना वो तो करना ही, बाद में ये लोग इसका गैंग रेप कर लेते हैं साथ में, और उसकी तस्वीरें खींच लेते हैं लड़की की। अब लड़की को करते हैं ब्लैकमेल कि तुम्हें अपने साथ और दूसरी सहेली को अब लेकर आना। पहले तो उसी को ब्लैकमेल करते हैं, फिर से आओ फिर से आओ, और उसको बार बार नोचते खसोटते हैं। लिटरली वो फार्म हाउस ऐसा फार्म हाउस बन गया था जहाँ लड़कियों बिना कपड़े के ही घूमती थी। कपड़े होते ही नहीं थे उनके तन, कपड़े तो पहले ही नोच लिए जाते थे, और बिना कपड़ों के ही घूमती थी। बारी बारी से एक 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 एक, एक सबसे उन्होंने गैंगरेप कराना। उसके बाद में जो है, अब कहानी ये हुई कि इससे तो मन भर गया, अच्छी तरह से रगड़ लिया, बुरी तरह से जब उसका इस्तेमाल कर लिया तब मन भर गया। अब क्या करें, अब दूसरी लड़की चाहिए, नई लड़की, कुमारी लड़की। फिर उसे ब्लैकमेल किया गया, तो अपनी सहेली को लेकर आ। सहेली को नहीं लाई तो तेरी फ़ोटो खींच लेते थे। उस ज़माने में मोबाइल नहीं होता था, फ़ोटो होती थी, रील होती थी, रील धुलने जाती थी, उससे फ़ोटो बनकर आती थी, तो फ़ोटो निकाल ली गई। फ़ोटो निकाल कर जो है उसको दिखाई गई कि तेरी फ़ोटो जो है सब जगह पूरे बाज़ार में कर देंगे। उसको डर लगा, उसने अपनी दूसरी सहेली को बोला, बोले चलो ऐसे घूमने चलते हैं। सहेली आई, उसका भी गैंगरेप हुआ, वही सेम मोडस ऑपरेंडी, उसकी भी फ़ोटो खींची गई, नंगी तस्वीरें, उसको भी ब्लैकमेल किया गया। दूसरी लड़की, तीसरी लड़की, सोफिया कॉलेज, मशहूर स्कूल, मशहूर स्कूल की लड़कियां थी, स्कूल की बच्चियां, मशहूर स्कूल, और इसमें पढ़ने वाली बच्चियां आपके हमारे और आपके हमारे से बेहतर घर वाले, जिसमें डॉक्टर्स, आईएएस, आईपीएस, इनकी लड़कियां थी। इनकी छोटे मोटे आदमी की बच्चियां नहीं थी साहब, क्रीम ऑफ द क्रीम उनकी लड़कियां थी, जिनके लिए सेक्युलरिज्म होता है, जिनके लिए सब फालतू बातें होती हैं, कि इस तरह की बातें तो बेकार है, बेईमानी है। वो लड़की गई, दो लड़कियां आ गई। अब बोला और फंसा के लाओ, नहीं तो तुम्हारी ऐसी तैसी कर देंगे। करते करते बात यहाँ तक पहुँच गई कि कुछ लड़कियों से उनकी भाभियों तक को बुलवाया गया, अपनी भाभी लेकर आ, हमने तेरी भाभी देखी है, हम तेरे घर होकर आए, हमने बाहर से देखा तेरी भाभी बड़ी सुंदर है, हमने सुना, अपनी भाभी को लेकर आ, अगर तू नहीं लाई तो तेरा कांड कर देंगे। अब वो अपनी भाभी को भी लेकर आ रही है कि चलो भाभी घूमने चलते हैं, और भाभी का भी कांड हो गया, भाभी की भी ब्लू फिल्म बन गई। भाभी ना इधर की रही ना उधर की रही, अब दोनों एक दूसरे से करें क्या, दोनों उसी पोजीशन में आ गए, दोनों की फिल्म बनी हुई है, करें क्या। ये कांड इतना लंबा चला कि इसमें सैकड़ों लड़कियां, 1 2 3 4 10 20 50 70 80 90 100 नहीं, इससे भी कई ऊपर लोग बताते हज़ारों में इसकी गिनती थी, लेकिन जो आंकड़ा बताता सरकार जो कहती, वो कहते हैं 100 के आसपास, 100 से ज़्यादा थी। कितनी थी आज तक कोई नहीं बता पाया। इसकी जो फिल्म जो है, फ़ोटो जो खींचते थे, हमने कहा फिल्म धुलने जाती थी, फिल्म धुलने जाती थी। जब फिल्म धुलने जाती थी तो जो फोटोग्राफर था उसने देखा, ये तो सही जुगाड़ है, ये लड़कियां तो मैं जानता हूँ, उनमें से कुछ लड़कियों को जानता था, उनमें से उसमें कुछ लड़कियों को उसने बुलवा लिया, बोले चल इधर आ भाई, केक कटेगा, सब में बटेगा, हम भी खाएंगे। तो जिस जिसके पास, मतलब हालत ये हो गई थी, वैश्याओं से भी गई थी, वैश्या तो फिर भी पैसे कमाती है और उसके गिने चुने कस्टमर होते हैं, यहाँ तो कोई कस्टमर नहीं था, जहाँ जिसका मन किया हाथ पकड़ा, अंदर खींच लिया, बोले चल इधर आ, पहले हमको खुश कर फिर आगे जाना। तो बाजारू वैश्या से भी बुरी हालत कर दी उन बच्चियों की जो स्कूल में पढ़ रही थी, उन भाभियों की जो उनके संभ्रांत परिवार, ऐसे परिवार मतलब जहाँ आप कदम नहीं रख सकते घरों में अंदर, वो कहते हैं ना सफ़ेद संगमरमर लगा हुआ, फिल्मों में जैसा आप देखते हो, ऐसे बड़े बड़े घर, कोठियों वाले,
उनकी बहुओं के साथ ये हुआ, उनकी बेटियों के साथ ये हुआ, आईएएस आईपीएस की बेटियों के साथ ये हुआ, कुछ नहीं कर पाए, कुछ नहीं कर पाए। इसके बाद होता है कांड, एक के बाद एक लड़कियां सुसाइड करती हैं। सुसाइड क्यों करती हैं पता नहीं चलता है। सरकारी आंकड़ा 6 सुसाइड की बात करता है, लेकिन जब हम अजमेर गए थे हमें बताया गया कि 50 से 100 से अधिक लड़कियों ने सुसाइड किया था। कई डॉक्यूमेंटेड ही नहीं हुए, कई लोगों ने डर के मारे बोला ही नहीं। उस जमाने में सुसाइड कोई बताता नहीं था कि हमारी लड़की ने सुसाइड कर लिया, क्योंकि घर की बदनामी होती थी, तो लोग बोलते थे बीमारी से मर गई करके उसको रफा दफा करते थे, और पुलिस का इसमें पूरा संरक्षण था। हाँ हाँ बोले कोई बात नहीं, सुसाइड के लिए कोई बात नहीं, बीमारी से मरी, अकस्मात मौत हो गई, ऊपर से गिर गई, इस तरह से बातें होती थी। उसको रफा दफा किया। पुलिस भी इसमें पूरी तरह से संलिप्त थी, सरकार पूरी तरह से संलिप्त थी। हो सकता है सरकार को बड़ा बुरा लगे, पर जो सच्चाई है वो ये है कि पूरा तंत्र इसमें संलिप्त था, पूरा तंत्र। और कई लड़कियों ने सुसाइड किए। 6 लड़कियों का सुसाइड डॉक्यूमेंटेड है, जो सरकार के अनुसार है कि हाँ भाई 6 लड़कियों ने इसमें सुसाइड किया, पर कई थी, कई। कहानी खुलती है तब जब एक अखबार था, शायद नवज्योति, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, हाँ, नवज्योति अखबार का रिपोर्टर होता, उसके हाथ ये फोटो लग जाती हैं। वो अपनी रील धुलवाने गया था, फोटोग्राफर है, फोटो खींचेगा धुलवाने जाएगा। उसी फोटोग्राफर के यहाँ ये दूसरी फिल्म भी आई थी धुलने के लिए। तो जब ये धुलने आई थी तब उसने ऐसे ही बैठा हुआ था, तो उधर उधर फोटो देखी और बोली ये क्या। और उनमें से कुछ लड़कियों को वो जानता था। उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, बोले ऐसा कैसे हो सकता है, इतने बड़े घर की और नंगी खड़ी है लड़कों के साथ में, वो लड़के भी नंगे खड़े हैं, तो ये कैसे पॉसिबल है, ऐसा कैसे हो गया। उसने उससे पूछा, बोले ये क्या मामला है। तो उसने बताया ऐसे। बोले यार मेरे को जरा और दे, जरा और कौन किस किस की फोटो। उसने उससे फोटो कबाड़ी। फोटो कबाड़ने के बाद में उस फोटोग्राफर ने जो है इस मैटर को लेकर न्यूज़ बना दी और ये छप गई। ध्यान से सुनिएगा, न्यूज़ जब बनती है और छपती है तब क्या होता है और उसके बाद क्या होता है। जब न्यूज़ छप गई तो इसको सिरे से खारिज कर दिया गया। जो पत्रकार था उस पत्रकार की हत्या कर दी गई, उसे मौत के घाट उतार दिया गया। भरे बाजार, दिन में, रात में नहीं, उसको मौत के घाट उतार दिया गया। आप हिम्मत देखिए, क्यों। अरे भाई जब ये अखबार में खबर छपी पूरी सरकार हिल गई, बवाल कट गया। कई लोग आए संगठन वाले, उन्होंने बोला ऐसे कैसे हो गया। सरकार बोली नहीं 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 नहीं, जांच कराएं। जांच कैसे कराएं, उन्हें जैसी मालूम चला, वो तो खादिमों से जुड़ा हुआ मामला है, अजमेर की दरगाह से जुड़ा हुआ मामला है। अरे चुप, कांग्रेस के खुद के अध्यक्ष चुप, मुंह पे उंगली, सब चुप हो गए। जांच के नाम पर रफा दफा करने के लिए दिया गया। अब पुलिस ने क्या किया जानते हैं। पुलिस ने जब शुरुआती जांच करी तो 4 लड़कियों के नाम आए थे, 4 लड़कियों की जांच करी और 4 लड़कियों को ही कैरेक्टरलेस बता दिया। शुरुआती जांच में उनको ही कैरेक्टरलेस बता दी, बोले इनका कैरेक्टर खराब है, एक से नहीं इनके तो कईयों से अफेयर है। बोले देखो ये फोटो है, फोटो तो बलात्कार के बाद ही खींची गई ना, और कईयों ने किए। बात सिर्फ इतनी नहीं है, लोग वहाँ के जो बताते हैं वो ये बताते हैं कि इन लड़कियों की बाकायदा सप्लाई होती थी बड़े बड़े नेताओं तक, ऊपर लेवल तक जाती थी लड़कियाँ। नई नई लड़कियाँ हैं, क्यों ना जाएंगी, सबको चाहिए थी भाई, कुंवारी लड़की चाहिए। तो बोले कौन, और बोले तो पूरी सरकार लपेटे में आती है। तो सब चुप, इन लड़कियों को ही जो है कैरेक्टरलेस बता दिया गया कि ये तो है ही ऐसी शौकीन है लड़कियां। उस ज़माने में, आज से 32 साल पहले, अंदाज़ा लगाइए आप। जो संगठन वाले लोग आगे आए थे वो 10 कदम पीछे हो गए, क्योंकि नैतिकता आंटी पट से साड़ी ओढ़कर आई, हाय राम जी तो खुद ही गलत है। और उसमें से कुछ सर फिर हमारे जैसे थे, बोले नहीं गलत हो चाहे सही हो, अगर हमारा तो हम साथ में खड़े रहेंगे। और उसका नतीजा है आज ये जो आप देख रहे हो, आज आप जो देख रहे हो ना, जो आपको तुरंत बता दिया ये तो गलत है वो तो फलाना है, कभी विश्वास मत करना, हमारा व्यक्ति हम उसके साथ खड़े रहेंगे। और उसका नतीजा आज ये केस खुला है, और उसका नतीजा कि आज इसकी पेशी थी, आज यहाँ जो इनको सज़ा सुनाई गई। क्या सज़ा सुनाई गई वो भी बताते हैं। सही, क्या अजमेर कांड बाबरी मस्जिद के बदला लेने के लिए किया गया था और कांग्रेस ने साथ दिया था। देखिए ऐसा नहीं कह सकते कि बाबरी मस्जिद का बदला था, लेकिन हमने बताया ना वो तो मैटर ही अलग था अपने आप में। ऐसा भयानक, इतना भयानक कांड पूरे विश्व में शायद कहीं नहीं हुआ, पूरे विश्व में शायद कहीं नहीं हुआ, जहाँ छोटी बहनों को भी बुला लिया गया, भाभीियों को भी, पूरे घर को बुला लिया गया। आलम ये हुआ इसके बाद में, जब ये अखबार में खबर छपी, बहुत सारे लोग जो है अपना घर बार व्यापार छोड़कर चले गए, उन्हें प्रदेश तक छोड़ना पड़ा, क्योंकि अगर कुछ लोग दूसरे सिटी में गए तो वहाँ भी नहीं छोड़ा गया उनको, वहाँ से भी बुलवाया गया, चल इधर आ। और माँ बाप को भी पता चल गया था, बाकायदा फ़ोन आते थे लड़की को भेज दो, तो बेचारे माँ बाप भी कुछ नहीं कर पाते थे। क्यों, उन्हें डर था कि अगर नहीं भेजा तो कल ये अखबार में छप जाएगा, कल ये पोस्टर बना के छाप देंगे। तो डर के बेचारे माँ बाप बेचारे डर के मारे भेजते थे अपनी इज्जत। उस समय इज्जत बहुत बड़ी चीज़ होती थी, आज के जैसा नंगा नाचना नहीं होता था भाई, बहुत अलग ज़माना था। तो उस डर के मारे बेचारे माँ बाप भी भेजते थे, बोले अब क्या करें, मजबूरी है, पता चल गया तो भी कुछ नहीं कर पा रहे। डॉक्टर की लड़की थी एक, उसके घर में तो बाकायदा फ़ोन करके बुलाया जाता था। डॉक्टर को जब शक हुआ तो उसने फ़ोन जो है खुद ने सुना, और जब खुद सुना तो उसका हक्का बक्का रह गया कि ये मेरे घर में क्या हो रहा है, मेरे घर में तो बेटी भी मेरी जा रही, बहू भी जा रही है। तो ये सब कुछ हुआ, और एक घर में नहीं कईयों घर में हुआ। और अय्याशी ऐसी थी कि साहब
दारू पियो, मुर्गा खाओ, और लड़की आई रही है कपड़े उतार के। इतना बुरा हाल था। जब चाहे तब बुला लो, शाम को बुलाना है शाम को बुला लो, रात को बुलाना रात को बुला लो, दिन में बुलाना दिन में बुला लो। और खूब बढ़िया बोटियाँ नोची जा रही थी, मुर्गे की नहीं, लड़कियों की नोच खसोट मची हुई थी। एक साथ 6-6 लोग चढ़ रहे थे एक एक लड़की पे। ये तस्वीर, ये मंजर था। और कौन कौन थे आइए, आहा, जमीर हुसैन, सलीम चिश्ती, नसीम उर्फ टार्जन। ये वो कुत्ते हैं, ये वो सुअर के पिल्ले हैं, ये वो नाली के कीड़े हैं जिन्होंने ये काम किए। सोहेल गनी, नफीस चिश्ती, ये वो सुअर के पिल्ले हैं। अब आप सोचिए ये केस कितना मुश्किल था। मैं उस ज़माने की बात कर रहा हूँ जब इज्जत बहुत बड़ी चीज़ होती थी, लोग डरते थे कोई गवाही देने ही ना आए। गवाही देने कौन आएगा? पुलिस ने केस खोला और पुलिस केस बंद करने पे आ गई। बोले कोई गवाही देने आ ही नहीं रहा, किसी के साथ कुछ नहीं हुआ, किसी ने नहीं कहा कि हमारे साथ रेप हुआ। बोले कौन? जो बोला उसका नाम कल पुलिस दे देगी अखबार में, वो भी छप जाएगा, आदमी की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। तो बोले कौन? बेचारा अपनी इज्जत के लिए सब चुप। क्या करोगे आप? इतना बड़ा कांड हुआ। ये सदी का सबसे बड़ा ब्लैकमेल कांड था, जिसमें हज़ारों की संख्या में लड़की, वहाँ के लोग बताते हैं, सरकारी आंकड़ा बोलता 100 से ज़्यादा, अखबार की रिपोर्ट्स बोलती हैं 100 से ज़्यादा। पर किसी भी रिपोर्टर से अगर आप वहाँ के बोलेंगे, पूछेंगे, या अजमेर के किसी भी व्यक्ति से पूछेंगे जो पुराना व्यक्ति है, जिसकी याददाश्त अच्छी है और जो एक्टिव था, वो आपको बिल्कुल बता देगा कि हज़ारों की संख्या में लड़कियाँ थीं, कुछ थोड़ी बहुत नहीं थी। अब इसमें जो आरोपी बनाए गए थे उसमें से ज़्यादातर छूट गए, क्योंकि ना कोई गवाह ना कुछ। इसमें कुल 2-4 लड़कियाँ इसमें गवाही देने आई। आज वो दादी बन चुकी हैं। सोचिए उनके लिए कितना मुश्किल होगा जो आज दादी बन गई हैं। वो अपने घर परिवार की, मैं सैल्यूट करता हूँ उन महिलाओं को। भाई अगर आप नहीं होती तो उन मरी हुई जो लड़कियां हैं ना, जो सैकड़ों में मर गई, जिसको सरकार बताती नहीं है, कोई मानने को तैयार नहीं है, मैं कहता हूँ आज भी इस केस को दोबारा रीओपन करने की ज़रूरत है, तब असल आंकड़ा निकल कर आएगा। तो सैल्यूट करता हूँ, आपने इतनी हिम्मत दिखाई कि उन आत्माओं को आज शांति मिल रही होगी आपकी वजह से। अगर आपने वो हिम्मत नहीं दिखाई होती तो ना जाने क्या होता। इस देश के अंदर इतना बड़ा अन्याय इस धरती पर होता कि भगवान श्री राम, भगवान कृष्ण भी अपने आप को माफ़ नहीं कर पाते। इतना बड़ा अन्याय इस पावन धरती पर, जिसे देवों की धरती कहा जाता है, उस धरती पर ये महापाप हुआ, ये नंगा नाच हुआ। सर जी, हम लोग अजमेर पर इतना शॉक्ड हैं और हमारे ज़माने में संदेश खाली हो चुका, हिंदू सेक्युलर बना हुआ है। जो बना उसका क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ तक तो ठीक, हमने बताया ना, सब में बंटना शुरू। लैब में जो काम करने वाले कर्मचारी होते थे ना, नौकर होकर, वो भी मजे लेने लगे। उन्हें, अरे ये फ़ोटो तो इसकी है। बोला तेरी फ़ोटो पड़ी है मेरे पास में, आ जाना कल। सब ने मजे लिए साहब, स्वीपर से लेके हर किसी ने मजे लिए, किसी ने नहीं छोड़ा। किसकी? जिसकी तरफ आँख उठाकर नहीं देख सकते हो, जिस बंगले को देखने की उनकी हैसियत और औकात नहीं, उसकी लड़की को नंगा करके उससे मजे ले रहे हैं। अपने आप को रखकर सोचिएगा, अपने आप को रखकर सोचिएगा, तब आप समझ पाएंगे। आप क्या कल्पना करेंगे, ठीक है ना। खैर, फारूक चिश्ती था इसका जो मास्टरमाइंड था, कांग्रेस का अध्यक्ष था वो, कांग्रेस का अध्यक्ष। इसलिए तो कार्रवाई नहीं हुई थी। सरकार किसकी थी वो भी देख लीजिएगा। आज तक कोई ये हिसाब नहीं लगा पाया कितनी लड़कियां थी, बस 100 से ज़्यादा थी। चलो, किसी को भी नहीं मालूम कितनी लड़कियों को नोचा खसोटा गया, किसी को आइडिया नहीं है। IAS IPS की लड़कियां। ब्लैकमेल कांड की जानकारी गुप्तचर विभाग ने 5 माह पूर्व दे दी थी दैनिक नवज्योति। 5 महीने पहले इंटेलिजेंस ने रिपोर्ट दे दी थी कि अजमेर में कुछ गड़बड़ चल रहा है और अजमेर में ऐसा सेक्स कांड हो गया बहुत बड़ा वाला, जिसमें IAS IPS की लड़कियां शामिल हैं। देखो सर, इंटेलिजेंस को सब पता होता है, उसको ये मालूम होता है कि आप किस कलर की चड्डी पहन के बैठे हो। मैं हमेशा बोलता हूँ एजेंसी से कुछ नहीं छुपा, दिमाग से निकाल दे। और आज की तारीख में तो बिल्कुल असंभव है। जब ये पता था, इसके बाद भी कोई एक्शन क्यों नहीं हुआ? इसके बाद भी सब क्यों बैठे रहे? क्यों? अरे चिश्ती, अजमेर, दरगाह, हाथ कौन डालेगा? और कांग्रेस, सवाल ही नहीं उठता, कैसे हाथ डल जाएगा? सब इधर उधर करो, कुछ सुनने की जरूरत नहीं है। सर, माई 79-year-old father never messes your lives. He tells everyone he meets to watch you. His name is BB Chetri. He is watching you now as well. बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है चेत्री साहब आपका। तो इतना कुछ हुआ, और कैसे हुआ? तस्वीरें सर आज भी धुंधली जरूर पड़ गई, लेकिन है।
ये लड़की बिना कपड़ों के खड़ी है, नंगी लड़की खड़ी है, उसके स्तन पकड़ के खड़े हैं। एक तरफ से ये हराम का पिल्ला खड़ा है, इसकी माँ की बहन की जितनी करो, इसके घर की औरतों को निकाल कर नंगा करना चाहिए, तब सही न्याय होगा। दूसरी तरफ से ये स्तन पकड़ के खड़ा है इस लड़की के, इस छोटी बच्ची के, 13 साल की बच्चियाँ, 14 साल की। दो मजहबी भेड़ियों के बीच फंसी लड़की की यह तस्वीर भले धुंधली है, लेकिन इस बारे में आपकी जानकारी साफ होनी चाहिए, बिल्कुल साफ होनी चाहिए, एकदम साफ होनी चाहिए। 90 के दशक का सबसे बड़ा सेक्स कांड था अजमेर सेक्स कांड, 100 से अधिक लड़कियां, ब्लैकमेल, बलात्कार। 1992 16 मई, दैनिक नवज्योति, मैं धन्यवाद देता हूं इस अखबार वाले का, भाई अगर आज आप तक ये लाइव पहुंचे तो इसमें मेरा सौभाग्य होगा। अगर आप ना होते तो ये बच्चियां मर गई होती, ना जाने कितनी खप गई होती, पूरा अजमेर अय्याशी का सेक्स का अड्डा बन गया होता। अरे धंधे पे चलाने लगे थे साहब लड़कियों को, ये बात तो बताना ही भूल गया। हाँ, अपने इस्तेमाल करने के बाद में, सप्लाई करने के बाद में धंधे पे चलाने लगे थे। 200 रुपये दो, लड़की से सेक्स करो, बुला लिया, चल इधर आ, चल जाओ उधर, ये भी करेगा आज तेरे साथ। कैन यू बिलीव इट? जो गाजा में हुआ तो इसके आगे कुछ भी नहीं है, ये तो विभत्स से भी विभत्स है। अब आगे फिर क्या हुआ? कोई ने नहीं छापी साहब, एक अखबार ने छापी बस। टीवी में ये खबर आई ही नहीं, मीडिया पे कहीं खबर ही नहीं आई। क्यों? आपका दूरदर्शन था, आती कैसे? सोशल मीडिया था नहीं, कुछ नहीं आता पता। अब जिस दरगाह और चिश्ती की बात हो रही है उसके बारे में भी इसी में बताया गया, जिसकी दरगाह पर हिंदुओं की भीड़ लगती है, दरअसल कभी उसकी शह पर अजमेर में मंदिर तोड़े गए थे, गौहत्या की गई थी। सेक्स स्कैंडल पर लीपापोती करने वालों ताकतें सत्ता से बाहर हैं। अजमेर 92 के नाम से सेक्स स्कैंडल को जाना जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल, दुनिया का। और क्या कहा गया इसमें मालूम है? दलीलें क्या दी गई? इस मामले पर पर्दा डालने की कोशिश हुई थी। कहा जा रहा है कि इसे अजमेर की दरगाह और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की कथित छवि को नुकसान होगा। यह कहकर इससे नुकसान हो जाएगा। ख्वाजा की लाखों दिलों पर राज करने वाले शांतिदूत बताया जा रहा है। इतनी बनती दरगाह के खादिम परिवारों से जुड़े सेक्स स्कैंडल के मास्टरमाइंडों की जगह हिंदुओं के नाम आगे किए जा रहे हैं। आप सोचिए, ठीक? अब इन पर फिल्म बननी चाहिए ना। चलिए आप समझिए किस हद तक गिरे हुए लोग हैं, किस हद तक। और ये सब कुछ आपके देश में हुआ, आपकी सरकारों में हुआ। अब जरा इसको समझिएगा, ऐसा नहीं है कि ये पता नहीं था, पता तो था, पुलिस वालों को पता था। पुलिस वाले भी तो कौन थे? हिंदू ही थे ना। उन्होंने क्यों नहीं काम किया? आज भी पुलिस वाले हिंदू, आज भी नहीं करेंगे। वो तो सब में जा रही थी, सप्लाई हो रही थी भाई। जो स्टेटमेंट लेने जा रहा उसने भी रगड़ दिया, बोले चल कोने में आ। माँ बाप करेंगे क्या? लोग अपना व्यापार व्यवसाय सब कुछ चलता हुआ छोड़ के चले गए, बेच के चले गए, औने पौने भाव में बेच के चले गए। तो क्या ये पूरे अजमेर को खाली कराने की एक साजिश थी कि खाली कराओ, बहुत हो गए यहाँ पे लोग, किसी भी तरह से खाली कराओ, इस तरह से खाली कराओ? और ये आज भी रिप्लिकेट हो रहा है लगातार। अभी कुछ दिन पहले हुआ था अजमेर सेक्स स्कैंडल केस वर्डिक्ट। अजमेर गैंगरेप ब्लैकमेल कांड के सभी 6 दोषियों का आजीवन कारावास, 5-5 लाख का जुर्माना। 100 छात्राओं से किया था जुल्म। क्या सजा क्या मिली? आजीवन कारावास। क्या आपको लगता है सही है? इन लोगों ने सैकड़ों लड़कियों से बलात्कार किए, सैकड़ों, उनको ब्लैकमेल किया। क्या आजीवन कारावास सही है? क्या इनको फांसी नहीं दी जानी चाहिए थी? क्या ये लोग समाज में रहने लायक लोग हैं? मैं हैरान हूं कोर्ट की इस फैसले को देखकर। आजीवन कारावास, वो भी पॉक्सो एक्ट लगाने के बाद, सवाल ही नहीं। इनको तो फांसी ही मिलनी चाहिए, फांसी के अलावा कोई दूसरी सजा होनी नहीं चाहिए। और जितने भी इसमें नाम थे, वो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, मलाई तो बहुत खा रहा था तब बैठ के, अब फांसी भी चढ़। इररिस्पेक्टिव कौन क्या है क्या नहीं है, 5 लाख रुपए जुर्माना। इनके तो खून और इनकी किडनियां बेच देनी चाहिए थी। अगर मैं जज होता तो मैं कहता इनका सारा घर का सामान बेच दो, सारा, सब कुछ बेच दो, कपड़े भी बेच दो इनके, नंगे रहेंगे साले। और ये जो अपराधी है, इसको ऐसी मौत की सजा नहीं मिलेगी, इसकी किडनी, इसके लंग्स सब बेच दो, इंटरनेशनल मार्केट में ऑक्शन करो, ऑक्शन, तब इसको मारेंगे। इतनी आसानी से नहीं मारेंगे। वो पैसा कहाँ से आएगा? वो पैसा आएगा और जिस जिसका जो जो केस है वो अपना लेके जाए।
इनके साथ जितना जितना भी बुरी सज़ा हो वो कम से कम है। बात अभी ख़त्म नहीं होती, अभी तो आप चलिए, आप समझिए कैसे कैसे हुआ था। बड़े लोगों की पुत्रियां ब्लैकमेल का शिकार, ये शीर्षक था। छात्राओं को ब्लैकमेल करने वाले आज़ाद कैसे रह गए, उस समय भी दैनिक नवज्योति ने खूब उठाया इसने मामला। आखिरकार अपनी जान देकर इस व्यक्ति को अपने अपने इसने फ़र्ज़ निभाया, अपनी जान देकर भी इसने जो है फ़र्ज़ से मुंह नहीं मोड़ा। ऐसे होते हैं लोग। इतना मुश्किल काम होता है पत्रकारिता का, लोगों को लगता बड़ा आसान है, दल्लों के लिए आसान है, दल्लों के लिए आसान है, हम जैसे लोगों के लिए नहीं है। जो लोग सच बोलते हैं उनके लिए नहीं है, उनके लिए तो मौत इंतज़ार कर रही होती है। कमाल है। क्या नेता, क्या पुलिस, क्या प्रशासन, क्या सरकार, क्या सामाजिक धार्मिक नगर सेवा संगठन से जुड़े लोग सब के सब सहम गए। सहम नहीं गए, सब मलाई चाट रहे थे भाई साहब। जिसको पता चल रहा है ले आओ आने दो, आने दो। और जब ये हुआ तो उसके बाद छुपा दो, पर छुपा नहीं। 17 साल से 20 साल की बताई जाती है। हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन जब हम गए तो बताया गया 13-14 साल की लड़कियां, छोटी छोटी लड़कियां, छत बहाने से जाल में फंसाकर न्यूड फोटो खींचे गए थे साहब इनके। अजमेर दरगाह के खादिम खुदाम एक ख्वाजा के परिवार के कई युवा थे शामिल। हम नहीं कह रहे सर, आज तक की रिपोर्ट है ये रहा ऊपर। अब आप बताइए जिधर आप जा रहे हो, सूफी संत फलान ढिकान, कमाल हो गया। पुलिस थी बेबस, क्यों बेबस थी भाई? आइए, पीड़िताओं के सामने आए बिना यदि किसी पर हाथ डाला जाएगा तो नगर की शांति और कानून व्यवस्था को सामान्य बनाए रखने में बड़ा जोखिम होगा। कानून व्यवस्था बिगड़ जाएगी, बलात्कारियों हरामजादों को अंदर कर दोगे तो। हाँ, कानून व्यवस्था बिगड़ जाएगी। ये पुलिस का तर्क था उस समय का, सरकार का तर्क था, कानून व्यवस्था बिगड़ जाएगी। खून का बदला खून होता है, इज्जत का बदला इज्जत। होना तो कायदे से ये चाहिए, होना तो ये चाहिए। वो ये ना बोले कि अरे ऐसे कैसे। जिस कोख ने ऐसे पापियों को पैदा किया है उस कोख को भी इसकी सज़ा मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ इनको मिलकर अलग हो जाएगी। ऐसा कैसे? पता नहीं है आपको? सब पता है, शय देने वाले तो आप ही हो। ऐसा थोड़ी होता है। खैर, तो साहब कैसे कानून व्यवस्था संभालेंगे? हैं, प्रतिष्ठित परिवारों की बच्चियां प्रभावित हो जाएंगी हैं। और कौन कौन पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी व उच्च राजनीतिक जनप्रतिनिधि तक इसके तार जुड़े। लिहाजा बहुत ही सोच विचार के बाद स्थानीय पुलिस जिला प्रशासन ने तत्काल राजस्थान के मुख्यमंत्री भाजपा के भैरव सिंह शेखावत को स्थिति से अवगत कराया। यह हालत थी इनकी कि साहब पुलिस वाले भी हैं, फलाना है ढिकाना है, क्या करें। भैरव सिंह शेखावत जी, अच्छा ऐसा है। राधा दिन ये कहने की कर्फ्यू लगा के सालों को उठाओ, हाँ, गोली मार के उठाओ, जहाँ जैसी जरूरत पड़े वैसी वो करो। आप हिम्मत तो दिखाते, सैकड़ों की तादाद में लड़कियां आती, और आप ये भरोसा देते कि नहीं, किसी पर कोई आंच नहीं आएगी। सीएम भैरव सिंह शेखावत ने एक्शन लेने को कहा। सीएम तक बात पहुंची, तब जाकर एक्शन हुआ। कानून व्यवस्था बिगड़ने देंगे, अपराधियों को छोड़ेंगे नहीं, स्पष्ट संकेत देते हुए इस मामले में समुचित एक्शन लेने को कहा। मतलब हाथ बचाकर काम करना है। ठीक है ना। इसका प्रभाव क्या हुआ? इसका प्रभाव उल्टा पड़ा कि आरोपियों ने सबूत मिटाने शुरू कर दिए, साक्ष्य मिटा दिए। ये इसका प्रभाव पड़ा। ठीक है। स्कूली छात्राओं की अश्लील फोटो के जरिए ब्लैकमेल कांड की पहली खबर प्रकाशित होने लगभग एक पखवाड़े बाद भी जिला पुलिस प्रशासन कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर पाई। एक पखवाड़ा निकल गया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। ठीक है। फिर युवा पत्रकार संतोष गुप्ता थे, उन्होंने दूसरी खबर लगा दी कि भाई क्या हुआ, कहाँ रह गए, आज़ाद कैसे घूम रहे हैं। इस बार भी कुछ नहीं हुआ। यौन शोषण, अच्छा ऐसा भी नहीं कि इसमें रुक जाए मामला, इसके बाद भी चल रही थी कहानी। ये कहानी चल रही है, अखबारों में छप रहा है, तो भी लड़कियां सप्लाई हो रही हैं, लड़कियां रोज आ रही हैं, रोज अय्याशी हो रही, रोज नोचा खसोटा जा रहा उन्हें। फिर क्या हुआ? इस बार फोटो के साथ प्रकाशित की, जैसे अजमेर की छात्राओं के साथ हो रहा यौन शोषण की खुली आंखों से देखा जा सकता था। फिर उन्होंने फोटो के साथ में, ये फोटो के साथ, इस फोटो के साथ, पिछली बार तो फोटो नहीं थी, तब कांड हुआ, तब बवाल मचा, अरे बाबा ये तो गड़बड़ हो गई, ऐसा कैसे हो गया, ऐसे कोई कैसे कर सकता है। नग्न फोटो खबर के साथ प्रकाशित करने पड़ गए, नग्न फोटो, तब जाके कुछ जागे। सीआईडी ने 5 महीने पहले सूचना दी थी, क्या कर रहे थे। और चौथी खबर में प्रकाशित गृह मंत्री भाजपा के दिग्विजय सिंह का बयान आया, उन्होंने 1.5 माह पहले ही देख लिए थे अश्लील छायाचित्र, तो क्यों नहीं कार्रवाई करी थी। इन लोगों के एनकाउंटर क्यों नहीं हुए थे उसी समय। ये है साहब, उस समय ऐसे दिखते थे ये हराम के पिल्ले, ये हराम के पिल्ले हैं। इन हराम के पिल्लों को देखो आप,
ऐसे होते हैं हराम के पिल्ले। खैर बड़ा मुश्किल था साहब, बड़ा मुश्किल था इनको सज़ा दिलाना। वकीलों ने भी बहुत माथापिच्ची करी, बहुत मेहनत करी। विश्व हिंदू परिषद ने जब बाद में उनको समझ में आया कि मामला ऐसा नहीं ऐसा है, तब जाके ब्लैकमेल कांड अजमेर बंद रहा, बंद बुलाए गए, फारूक चिश्ती ये रहा। हैरानी की बात यह है कि इनको तो मॉब लिंचिंग होनी चाहिए थी इनकी। पूरे राजस्थान में आंदोलन शुरू हुए। इसके बाद मामला जो है CID-CB के हाथों में दिया गया। पहली रिपोर्ट जब आई तो उसमें लिखा कि किस प्रकार से उन्हें ब्लैकमेल किया गया फंसाकर। बड़ा गजब है। और बहुत कुछ हुआ। CID ने असल में इसकी पोल खोली कि किस प्रकार से इनको एक एक करके बुलाया गया गिरोह बनाकर। पहले एक को बुलाया, फंसाया, उसकी फ़ोटो खींचे, फिर दूसरे को बुलाया, फिर तीसरे को बुलाया। जब ये रिपोर्ट सामने आई तो किसी को विश्वास ही नहीं हुआ। लोगों के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई कि ऐसा कैसे हो गया। फिर आया इसमें खादिम चिश्ती के परिवार के लोगों के नाम आए, तब लोग और पीछे हो गए, 4 कदम और पीछे। हमारे यहाँ तो पीछे हो जाएगा, डर लग जाता है, हो रही ऐसे कैसे, डर तो सबसे पहले लग जाता है, इतने बड़े ऐसे कैसे, बवाल हो जाएगा, कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो जाएगी, बस टट्टी निकल गई उतने में। तो कानून व्यवस्था का हवाला दिया गया था। खैर अजमेर का कलर लैब का मैनेजर हरीश तोलानी भी था इसमें, कांग्रेस के उपाध्यक्ष थे नफीस चिश्ती, सब थे लाइन में, कोई नहीं था। आइए ज़रा देखें कौन कौन इसमें थे। जहां शुरू तो गिरोह में युवा कांग्रेस के शहर अध्यक्ष और दरगाह खादिम चिश्ती परिवार के फारूक चिश्ती, उपाध्यक्ष नफीस चिश्ती, कांग्रेस उपाध्यक्ष है नफीस चिश्ती, संयुक्त सचिव अनवर चिश्ती, कांग्रेस संयुक्त सचिव, पूर्व कांग्रेस विधायक के नजदीकी रिश्तेदार अलमास महाराज, इशरत अली, इकबाल खान, सलीम, जमीर, सोहेल गनी, पुत्तन इलाहाबादी, नसीम अहमद उर्फ टार्जन, परवेज अंसारी, मोहिबुल्ला उर्फ मैराडोना, कैलाश सोनी, महेश लुधानी, पुरुषोत्तम उर्फ जॉन वेस्ली उर्फ बबाना एवं हरीश तोलानी नामक अपराधियों के नाम सामने आए। ये तो कम है, बहुत हैं। रील प्रिंट कराने से खुला था मामला। मैंने कहा ना, रील प्रिंट कराने गए ना तब मामला खुला, वहाँ से आई कहानी सामने, ठीक है ना। खैर केस से जुड़े कई लोगों ने आत्महत्या कर ली थी। क्या बोले, यह है वो फार्म हाउस साहब जहाँ सारा कांड हुआ था। ये देख रहे हो आप, आलीशान कोठी। इस आलीशान कोठी को तो देखो आप, बाउंड्री बनी हुई है पुराने ज़माने की, रईस वाला एकदम, फारूक चिश्ती। कमाल है। कई लड़कियों ने सुसाइड कर लिया था इसमें, कई लड़कियों ने, कोई हिसाब ही नहीं है। उन दिनों में अचानक एक के बाद एक करीब 1 दर्जन लड़कियों ने सुसाइड कर लिया था, एक के बाद एक। जैसे ये मामला खुला ना, एक के बाद एक। लेकिन लोग सामने नहीं आए, उनके घर वाले भी समाज सामने नहीं आए कि हमारी लड़की ने कर लिया है। फोटोज और वीडियोज़ के जरिए लड़कियों की पहचान हुई, भाई कौन लड़की कहाँ है, लेकिन कोई इसके बाद भी आगे नहीं आया। लेकिन कुछ लड़कियां बाद में, सिर्फ कुछ ही लड़कियां डटी रहीं। इन बयानों के आधार पर 16-17 आरोपियों की पहचान हुई। और मजे की बात यह, जिन्होंने बयान देने की कोशिश करी उनके घर वालों को भी डराया गया, उनको धमकियां दी गई। इनमें जो अलमास महाराज है वो विदेश पहुंच गया, विदेश भाग गया। खैर आखिरकार गिरोह पकड़ा। गुनाहगारों को सजा देने में कानून बेबस, वो तो हर बार होता ही है। 100 से ज़्यादा लड़कियों को इसमें इंतज़ार था कि तमाम सारे लोगों के जेल जाने का, इनको फांसी होने का, पर फांसी कहाँ हुई। शुरुआत में 17 लड़कियों ने अपने बयान दर्ज करा थे, 17। बाद में ज़्यादातर गवाही देने से मुकर गई। 1998 में अजमेर 8 दोषियों को आजीवन कारावास की सुनाई गई, लेकिन हाई कोर्ट ने 2001 में उन 4 को बरी कर दिया था। सन 2003 में कोर्ट ने बाकी 5 दोषियों को सजा घटाकर 10 साल कर दिया। इसमें मोइजुल उर्फ पुत्तन इलाहाबादी, इशरत अनवर चिश्ती, फलान ये सारे दोषी ठहराए गए थे। इनको दिमागी तौर पर पागल घोषित कर दिया, ये भी छूट गए। शाबाश, क्या बात है। 1998 में सजा हुई, 2001 में बरी कर दिया, 2003 में बाकी भी पागल होकर बरी हुए। 13 में राजस्थान हाईकोर्ट फारिज आजीवन कारावास की सजा घटाते हुए कहा कि वो जेल में पर्याप्त समय काट चुका है। 2012 में सरेंडर करने वाला सलीम चिश्ती 2018 में जेल रिहा होकर जमानत पर रिहा हो गया। अन्य आरोपियों को भी जमानत मिल गई। आप सोचिए क्या मजाक है। झूठ बोलकर आना पड़ता है, पेशियों पर झूठ बोल के आना पड़ता है। पीड़िता ने बताया था, जो पीड़िता हम अपने घर पे नहीं बता सकते। 8 आरोपियों के विरुद्ध चालान पेश हुआ। 128 गवाहों की सूची थी, 30 लड़कियों के बयान थे। 30 में दिए कितनों ने? 3 ने। 3 दशक बाद फिर से मामला सुर्खियों में आया।
जब अजमेर 92 रिलीज़ हुई, पहले कश्मीर फाइल, केरला स्टोरी, फिर ये, तो जब अजमेर 92 फिल्म रिलीज़ हुई तब ये मामला दोबारा सामने आया। और अब जो है इसमें 32 साल बाद जो न्याय आया, वो न्याय देखिए। 100 से ज़्यादा लड़कियों के साथ गैंगरेप, रईसजादों की लड़कियों के साथ की थी दरिंदगी, रेप के बाद लड़कियों की नग्न तस्वीर होने लगी थी वायरल फोटो होने के बाद 6 महीने लड़कियों ने किया था सुसाइड। 1 दर्जन है, एक के बाद एक। उसके बाद में जब मामला खुला तो ये सारा जो है दरगाह से रिलेटेड मामला है, अजमेर की दरगाह से रिलेटेड लोग हैं इसमें। और ये कहने पर पहले अजमेर की दरगाह वाले जो है मुकदमा कायम करा देते, गुंडागर्दी है कि FIR करा देंगे, फलान कर देंगे, ढिकान कर देंगे, और यहाँ होगे तो मर्डर कर देंगे। बहुत सारे लोगों के ऊपर हुआ। पर सच्चाई ये है, ये कांड उसी दरगाह से रिलेटेड है, उसी दरगाह के लोगों के इसमें नाम है, और अब तो सज़ा भी हो गई। अब ये क्या कहेंगे? बड़ी हैरानी है साहब इस देश के अंदर। यहाँ बलात्कार भी हो जाएं, गैंगरेप भी हो जाएं, तब भी ये देखा जाता कानून व्यवस्था हो जाएगी, फलान हो जाएगा, ढिकान हो जाएगा, दुनिया भर की बातें कही जाती हैं। ताकि जब तक सिनेमा और प्रजातंत्र है सब चलता ही रहेगा, सरकार खुद हिम्मत तोड़ती है। तो उस समय भी तोड़ दी ना सरकार ने, तो कानून व्यवस्था की स्थिति हो जाएगी। आपसे 100% सहमत हूँ। धन्यवाद भैया। विनोद पाटिल, माई होम स्टेट एवरी वीक पीपल कम फ्रॉम मिडिल ईस्ट टू ईट केक। अच्छा जी, है बहुत सारी जगह ऐसा है, बहुत सारी जगह पर है। खैर, अब आप सोचिए कि 32 साल पहले गैंगरेप हुआ, 32 साल बाद न्याय, और न्याय के नाम पे 5-5 लाख रुपए का जुर्माना और महज उम्र कैद। इससे क्या होगा? इससे कुछ नहीं होने वाला। इनको फांसी दी जानी चाहिए थी, फांसी ही इनका एकमात्र सही इलाज है, और ऐसे लोगों को समाज से साफ करना चाहिए। उनकी पूरी संपत्ति जितनी भी हो सब ले लेनी चाहिए। और इतने सारे कांड, ये तो अभी तो आपके सामने ये कांड एक आया है जो हुआ था। अब मेरा सवाल ये है कि जब इनकी मानसिकता ऐसी है इनके घर वालों की, तो क्या उस जगह पर भी ऐसा होता होगा जहाँ बहुत सारे लोग जाते हैं? वहाँ पर भी ऐसे फंसा लिया जाता होगा क्या? सवाल हैं बहुत सारे, इसकी जांच होनी चाहिए। ऐसा तो नहीं वहाँ पर जो बहुत सारे लोग जाते हैं उनके साथ भी ऐसा कांड होता हो? अपने तक बात ही नहीं आ रही, अपन को पता ही नहीं चल रहा, लोग बेचारे डर के मारे चुप हैं। क्योंकि क्या उस कांड में जज भी शामिल हो सकते हैं? नहीं, जज तक बात बहुत बाद में गई थी, तब तक तो खुल चुका था, पोल पूरी खुल चुकी थी। चलिए, जिस दरगाह की बात होती जरा देख लें। हर दिन मंदिर में काटी गाय, गिराए दसियों मंदिर, मोहिउद्दीन चिश्ती और उसके शागिर्दों का सच। आशीष नौटियाल की रिपोर्ट है। उन्होंने पूरा सच खोल कर रख दिया कि जिन्हें सूफी संत बताया जाता है, कोई सूफी संत नहीं, ये भी कट्टरपंथी थे। बस ये था, ये उतने कट्टरपंथियों से थोड़े इनके विचार अलग थे। ये नाच गाना पसंद करते थे, बस इससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं था। बाकी सूफिज़म कुछ नहीं है, बाकी सूफिज़म वैसा ही है जैसा बाकी सब है, उतने ही कट्टर है। तो ये तमाम सारे जो लोग हैं, शाह जलाल, इतने सारे नाम हैं, मोहिउद्दीन चिश्ती, निज़ामुद्दीन औलिया, नसीरुद्दीन चिराग, शाह जलाल जैसे सूफी संत जब इस्लाम के मुख्य सिद्धांतों की बात करते थे तब वे वास्तव में रूढ़िवादी और असहिष्णु विचार रखते थे, जो कि मुख्य धारा की जमात के विपरीत था। ठीक है ना? तो ये है। तो कुल मिलाकर जो कहानी है वो एकदम स्पष्ट ही है कि आप में से आज भी बहुत सारे लोग प्रतिदिन गाय का वध और मंदिरों का अपवित्र करते थे। चिश्ती के शागिर्द लोग जो जाते हैं ना आज भी, जो मत्था टेकने, उनको बता रहा हूँ। ठीक है ना? और ये बाकायदा इनके ही किताबों में लिखा हुआ है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो रियलिटी से बिल्कुल अलग है। बताया कुछ और जाता है आपको। बड़ा जो आपकी जो किताबों में जो पब्लिश हुआ है, जो जिहादी आपके यहाँ हिस्टोरियंस रहे, उससे विपरीत कहानी कुछ अलग है। आज आखिरकार 32 साल बाद कुछ फैसला आया, लेकिन अफसोस इस बात का है कि अभी भी जो फैसला आया ये बहुत ही बेहुदा, बहुत ही घटिया और बहुत ही, मतलब जिसे बोलें कि गले के नीचे ना उतरने वाला ऐसा फैसला है। इन सभी को फांसी की सज़ा होनी चाहिए थी, सभी को। और जितने भी इसमें इन्वॉल्व थे शुरू से लेकर आखिर तक, जो बच गए उनको भी दोबारा बुला के ट्रायल किया जाना चाहिए अगर कोई बच गए तो, और सबको फांसी की सज़ा दी जानी चाहिए। और सबकी जितनी भी संपत्ति है, उनके घर परिवार की भी। अब आप बोलेंगे कि उनके परिवार का इसमें क्या दोष है? बिल्कुल पूरा दोष है। आपको सब पता है आपके परिजन क्या कर रहे हैं। और जब परिजनों को ये पता है तो परिजन पुलिस के पास क्यों नहीं आए, उन्होंने उसको क्यों नहीं दिया?
पूरे परिवार की पूरी संपूर्ण संपत्ति जब्त कर लेनी चाहिए, भीख मांगने के लिए छोड़ देना चाहिए, तभी सही न्याय होगा। और सही न्याय कब होगा? जो तुमने दूसरों की महिलाओं के साथ किया, जब वो तुम्हारी महिलाओं के साथ होगा तब सही न्याय होगा। जब तक इस देश में टिट फॉर टैट नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। एक पागल आके हमारे यहाँ कह गया, एन आई फॉर एन आई विल मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। अबे तो तेरी दूसरी भी फोड़ देगा वो, है ना। किसी को एहसास नहीं होता जब तक उसको पलट के मुक्का नहीं मारो कि दर्द किस चीज़ का नाम है। गुरुजी